हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। ठीक है, तो आज हमने वो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के आखिरकार जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हम मूव कर पा रहे हैं अपने आप को या अपने बॉडी पार्ट को, या फिर हम लोकोमोशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, हम उसको लोकोमोशन कहते हैं। चेंज ऑफ प्लेस को क्या कहते हैं? हम लोकोमोशन कहते हैं। एंड चेंज ऑफ बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये जो लोकोमोशन हो रही है या फिर हमारी बॉडी मूवमेंट शो कर पा रही है, वो किस प्रोसेस की हेल्प से शो कर पा रही है, कैसे मूवमेंट होती है। अब हमने अंदर से वो देखना है कि इंटरनली मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। ठीक है, सारा खेल किसका है? इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का है। दैट मींस एक्टिन और मायोसिन हमारे पास क्या थे? दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थे। उन दोनों प्रोटीन्स के बेसिस पर ही क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तब हम क्या परफॉर्म कर पाते हैं? हमारी बॉडी क्या परफॉर्म कर पाती है? मसल क्या कर पाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसका है सारा का सारा रोल? सारा रोल है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। ठीक है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। एक होता है थिक फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट। कौन से होता है थिक, कौन सा थिन होता है, वो मैं करवा चुका हूं, तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो किसने एक्सप्लेन किया? एक थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस थ्योरी का क्या नाम दिया गया? उस थ्योरी को नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, स्लाइडिंग क्या है? स्लाइड करना। फिलामेंट क्या है? दो फिलामेंट है। कौन से दो फिलामेंट है? एक एक्टिन है, एक मायोसिन है, और दूसरा नाम आ गया थ्योरी। ठीक है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके बेसिस पर मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब नेक्स्ट इट स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया मसल कॉन्ट्रैक्शन को? जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, और क्या परफॉर्म हो जाएगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। दैट मींस क्या स्लाइड करेगा? थिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करेगा? थिक फिलामेंट के ऊपर। दैट मींस एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करेगा? मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, इसके कहने का वही मतलब है कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। ठीक है, क्लियर है। अब muscle contraction is initiated by a signal sent by a CNS via a motor neuron। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी? जब उसके पास सिग्नल आएगा। अब सिग्नल कहां से आएगा? सिग्नल आएगा हमारे ब्रेन से। ब्रेन के कौन से पार्ट से आएगा? सीएनएस से। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो दैट मीन सीएनएस क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। अब उस सिग्नल को क्या कहा जाता है? जो कहीं से आता है, उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? मोटर मैसेज कहते हैं या फिर मोटर सिग्नल कहेंगे। ठीक है, अब न्यूरॉन्स क्या अब हमारा जो सीएनएस है, सीएनएस क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। किसके थ्रू? वाया मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होगा? सिग्नल को लेकर आना। दैट मींस मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? मोटर मैसेज को लेकर आएगा। कहां से? सीएनएस से। ठीक है, जब सीएनएस से न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन क्या है? सिग्नल लेके आएगा, तो किस चीज की इनिशिएशन होगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इनिशिएट हो जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर हम मैं फॉर एग्जांपल आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज दैट हमने अपनी बाजू मूव करनी है। ठीक है, अब हम लोगों को लगता है कि हमने तो आसानी से कर ली, बट इसके पीछे क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या होता है? बट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाता है। बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस, भले ही कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे ना, पहले तो क्या सोचेंगे हम? कि हमें अपनी बाजू मूव करनी है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सोचा कि हमने बाजू मूव करनी है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चल गया कि क्या करनी है? बाजू मूव करनी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया? मोटर न्यूरॉन को बोला, भाई तू मेरा मैसेज लेकर कहां जा? मसल्स के पास जा। कौन सी मसल्स? हमारी बाजू की, हमारी आर्म की मसल्स के पास। अब वो मैसेज लेके मोटर न्यूरॉन कहां आया? हमारी आर्म की मसल के पास आया।
तो उस मैसेज में क्या था, उस मैसेज को जैसे ही हमारी मसल्स ने ओपन किया तो उस मैसेज में क्या लिखा था, उस मैसेज में लिखा था कि आर्म्स तुम क्या करो, मूव करो। ठीक है, मतलब वहां क्या हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी हमारी आर्म क्या शो करेगी, मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, अब इस इतने से प्रोसेस को हमें क्या करना है, डीपली पढ़ना है कि इसमें कौन से आयंस की जरूरत होती है, कहां कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, कहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो वो सब कुछ क्या है, हमें अब डीपली पढ़ना है। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन हमने देखा था क्या करता है, मोटर मैसेज को लेकर आता है। कहां से लेकर आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आता है। क्लियर, मसल फाइबर पता है, मसल्स के पास ही होंगे। ठीक है, दैट मींस मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। दैट मींस मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को हम जब कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, कनेक्ट होकर किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, एक यूनिट की फॉर्मेशन करेंगे, जिस यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा एक जंक्शन। क्या आता है, एक जंक्शन आता है या फिर एक और पार्ट आता है। अब उस जंक्शन को क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर उसको और दूसरा नाम भी दिया गया है, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट क्या होती है, इसको देखते हैं। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। देखो, जो मोटर न्यूरॉन है और सार्कोलेमा है किसका, मसल फाइबर का। जैसे सेल का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा होता है, वैसे ही जो हमारा मसल्स है उसका क्या होता है, सार्कोलेमा होती है उसके अंदर। सबको पता है, ये पुरानी वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन एक तो हो गया, मोटर न्यूरॉन पता है सबको, भी ऊपर मैं समझा चुका था। तो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर मिलकर क्या है, एक जंक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। उस जंक्शन को क्या नाम दिया गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर उसको ही क्या कहा जाता है, मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन। देखो, इस जंक्शन का क्या काम है, इस जंक्शन के पास क्या आता है, न्यूरल सिग्नल आता है। कहां से आता है सिग्नल, सबको पता है, सीएनएस से आता है। ठीक है, अब जो सिग्नल है वो कहां रीच कर जाता है, दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे क्या कर गया, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल आ गया हमारा सीएनएस से। ठीक है, तो जैसे ही वो सिग्नल आता है तो वहां पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाया जाता है इस जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट के ऊपर। ठीक है, क्या रिलीज करवाया जाता है, सिग्नल के आते ही वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है वो भी मैं पहले समझा चुका, तो पिछले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी देखो, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होंगे, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा यहां पर, उस न्यूरोट्रांसमीटर का एक स्पेसिफिक नेम है। क्या नेम है उसका, एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा, दैट मींस जैसे एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सार्कोलेमा थी उसमें क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा उसमें, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझो, एक बार इसको एक बार ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो यहां तक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पता होना चाहिए आप लोगों को कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मोटर यूनिट क्या होती है। इतना नोट डाउन कर लो, फिर यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था कहां पर, सार्कोलेमा में। ठीक है, मैंने लिखा है कि एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन सार्कोलेमा। ठीक है, अब सार्कोलेमा में क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, कहां पर, फैल जाएगा पूरे में, मसल फाइबर के अंदर। ठीक है, दिस स्प्रेड्स थ्रू अ मसल फाइबर, दैट मीन मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर के थ्रू क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। क्या स्प्रेड कर जाएगा, एक्शन पोटेंशियल क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। और इसके स्प्रेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा कहां पर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यहां पर वही लिखा है,
This spreads through a muscle fiber and causes the releasing of calcium ions into the sarcolemma. अब यहाँ पर क्या है, सार्कोलेमा के अंदर कैल्शियम आयन क्या कर जाएंगे, रिलीज होंगे। जब वो रिलीज होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनका जो नंबर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, increase in calcium ion level leads to the binding of calcium ion with a subunit of troponin। अब ये troponin क्या है, ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, तो जाके देख लीजिए। अब क्या हुआ, कैल्शियम आयन का लेवल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं सार्कोलेमा के अंदर। ठीक है, अब जब कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होगी किसके साथ, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ऑन एक्टिन फिलामेंट, कहां पर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ, जब ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या कर जाएगा, बाइंडिंग कर जाएगा ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टिव साइट थी मायोसिन की जो एक्टिव साइट थी उसके ऊपर क्या थी, मास्किंग हुई थी। ये मास्किंग, ये सब कुछ मैं पहले समझा चुका हूं। ठीक है, अब जो मास्किंग हुई थी वो मास्किंग क्या कर जाएगी, रिमूव कर जाएगी। ठीक है, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग की वजह से क्या है, मास्किंग क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, अब आपको पता है मायोसिन के ऊपर क्या थी, साइट्स थी किसके लिए, एटीपी बाइंडिंग के लिए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, लिसिस जहां पर भी वर्ड आ गया दैट मींस वहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब यहां पर एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, ब्रेक डाउन होने लग गया एटीपी का, एनर्जी का ब्रेक डाउन होगा, तो उस ब्रेक डाउन को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। कौन यूटिलाइज कर देगा, द मायोसिन head now binds to the exposed site on actin। ठीक है, अब जो एक्टिन के ऊपर क्या थी, एक्सपोज्ड साइट थी, उसके साथ क्या कर जाएगा, मायोसिन का जो हेड था वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। अभी एक्टिन की सपोज दैट कोई जो साइट है, बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, जो एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट है, वहां पर क्या कर जाएगा, हमारा जो मायोसिन का हेड है वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा एक ब्रिज की, जिस ब्रिज को क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, अब वहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एक ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, उस ब्रिज को क्या कहेंगे हम, क्रॉस ब्रिज कहेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस पुल्स द अटैच्ड साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब क्या करेगा, ये जो ब्रिज बना था इसकी वजह से क्या है, जो एक्टिन फिलामेंट के अटैच जो ये एक मिनट सॉरी अभी देखो यहां पर क्या हुई थी, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई थी। अब इसकी वजह से क्या है, दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब जो अटैच हुआ हमारा एक्टिन फिलामेंट है, कहां पर, इस ब्रिज के ऊपर जो हमारा एक्टिन फिलामेंट क्या है, अटैच हुआ है, इसको क्या करेगा, ये पुल करेगा कहां पर, ए बैंड की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ क्या करेगा, इसको पुल करेगा, खींचेगा, पुल करेगा। ठीक है, अब ए बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है, सार्कोमियर क्या है, ये पिछले लेक्चर में सब कुछ क्लियर है, तो वहां जाके आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन। अब इन एक्टिन्स के ऊपर जो जेड लाइन अटैच थी वो क्या कर जाएगी, आर ऑल्सो पुल, वो भी क्या है, पुल हो जाएगी, बट वो क्या है, अंदर की तरफ इनवर्ड्स क्या होगी, पुल होगी। thereby causing a shortening of sarcomere। इसकी वजह से क्या है, जो सार्कोमियर था हमारा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग उसकी, उसका एरिया क्या है, कम हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हुआ, आई बैंड रिड्यूसेस, जो हमारा आई बैंड था वो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। और जो हमारा ए बैंड था उसकी लेंथ क्या रही, सेम रही, बिल्कुल उसने अपनी लेंथ को रिटेन किया जैसी लेंथ उसकी पहले थी। क्लियर है? ठीक है, इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने यहां तक। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या देखा था हमने, कि जो ए बैंड की लेंथ है वो सेम रहती थी, और जो हमारा आई बैंड था उसकी लेंथ क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्शन कहा था, और पूरा प्रोसेस देख लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी
एंड P1 गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि P1 कहाँ से आया और क्या है ये, और ये ADP क्या है। ठीक है, हमने तो ATP पढ़ा था। ठीक है, अभी देखो ATP क्या था, ATP था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप थे वहां पर। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने देखा था कि ATP की क्या हुई थी, वहां पर हाइड्रोलिसिस हुई थी। दैट मींस उसका क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, अब जब ब्रेक डाउन हुआ था तो उससे क्या है, एक पी निकल गया था। ठीक है, एक पी निकल गया था और वो कहां पर जाके बाइंड हुआ था, अभी देखो 3 थे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इससे एक पी हमने माइनस कर दिया, एक पी हमने माइनस कर दिया तो क्या बच गया पीछे, 2p बच गया। ठीक है, 2p बच गया। अब अभी तक क्या कह रहे थे, जब तक इसमें 3p थे तब तक हम इसको कह रहे थे ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब ये 2p बच गए तो हमने क्या कह दिया इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है, तो वही यही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या देखा था, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई थी। हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक एटीपी वहां से निकले, जब एटीपी टूटा था, हाइड्रोलिसिस हुई थी, ब्रेक डाउन हुआ था, तो 3 एटीपी से एक पी निकल गया था। ठीक है, अब क्या बच गया था, एक पी अलग हो गया था और पीछे क्या बच गया था, एडीपी बच गया था। अब वो एडीपी एंड पी ये वाला था, और ये कहां पर जाके जुड़े थे, ये कहां पर अटैच हो गए थे, ये जब क्रॉस ब्रिज बने था हमारे पास वहां पर जाके अटैच हो गए थे। अब वहां से क्या है, ये निकल जाएंगे और रिलीज हो जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिलैक्स्ड स्टेट कहेंगे। ठीक है, अब जो प्रोसेस पहले हुआ था कॉन्ट्रैक्शन का, वो फर्दर क्या है, होता रहेगा। ठीक है, वो साइकिल वैसे ही चलती रहेगी, कंटिन्यू करती रहेगी। स्लाइडिंग फिलामेंट क्या है, फिलामेंट्स क्या है, स्लाइड करते रहेंगे। कब तक, बार बार क्या है, क्रॉस ब्रिज बनता रहेगा और टूटता रहेगा। कब तक बनता रहेगा, वो तब तक बनता रहेगा जब तक जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए थे सार्कोप्लाज्म में, वो सार्कोप्लाज्म सिस्टर्न ने, जहां कैल्शियम प्लाज्म होते हैं, जहां कैल्शियम आयन होते हैं, वहां वो वापस नहीं चले जाते। जब तक वो कैल्शियम आयन वापस नहीं चले जाते तब तक क्या है, ये प्रोसेस होती रहेगी। ठीक है, और जब वापस चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उस पोजीशन को या उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, रिलैक्सेशन कहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, जब वो कैल्शियम आयन वापस चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो जेड लाइन थी वो क्या है, हमारी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी वापस। क्या है, जो हमारी जेड लाइन थी वो क्या कर जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। और जब वो ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम, रिलैक्सेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये रिलैक्सेशन का टाइमिंग था, जो ये टाइमिंग थी, ये हर एक मसल्स में वेरी करती है। ठीक है, सब मसल्स के लिए सेम नहीं होता। ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद repeated activation of muscles can lead to accumulation of lactic acid due to the anaerobic ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अभी देखो क्या होता है, कई बार हम क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेस में क्या है, एक्सरसाइज कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, पुशअप्स मार लेते हैं, क्या करते हैं एक्सेस में, और उसकी वजह से क्या है, हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, फटीग सा लगता है ना, बहुत दर्द होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है, जब हम एक्सेस क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे मसल को, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बन के हमारी मसल्स में क्या है, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब वो जब वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फटीग होता है, और वो क्या है, हमें पेन होती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे बनता है लैक्टिक एसिड, ये बनता है एनारोबिकली। क्या है, हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना था ना, एरोबिकली, जब एरोबिकली होता है तब क्या है, मसल फटीग नहीं होता, ना ही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। बट जब एनारोबिकली क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, तो एनारोबिकली जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा मसल्स के अंदर और फटीग कॉज होगा। ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। अब इसके बाद एक टर्म आती है मायोग्लोबिन। जैसे क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन क्या था, हीमोग्लोबिन था हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या था, आयरन कंटेनिंग रेड कलर का एक पिगमेंट था, जो क्या करता था, आयरन को कंटेन करता था और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था। ठीक है, वैसे ही मसल्स के अंदर भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन की जगह क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है मसल्स के अंदर। अब मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन भी रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। वो क्या था, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था। अब जो हमारा मायोग्लोबिन है मसल्स के अंदर, वो क्या है, एक तो रेड कलर का है, सिंपल सी बात, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला एक पिगमेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब मसल के अंदर दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है
लाल रंग का फाइबर, जिसको क्या कहा गया है, रेड फाइबर कहा गया है। अब क्या होता है रेड फाइबर, वो समझते हैं। मायोग्लोबिन इज वेरी हाई, ठीक है। अब जिस मसल के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा होगा, दैट मींस मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो मसल्स को क्या कहेंगे, हम रेड फाइबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, हमें पता है मायोग्लोबिन कैसा है, रेड कलर का पिगमेंट है, तो वो क्या है, उस मसल्स की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। रेडिश ब्राउन नहीं, मतलब रेडिश कलर की हो जाती है, ठीक है। मतलब लाल लाल दिखने लगती है कई मसल्स, ठीक है, देखी होगी आप लोगों ने। तो वो मसल्स कैसी होती है, रेड फाइबर होते हैं वो, ठीक है। मतलब वहां पर मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें, जहां पर रेड फाइबर्स होते हैं या फिर मायोग्लोबिन का कंटेंट हाई होता है, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन ए प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम। अब जो उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, तो उसको क्या कर लेते हैं, ये अच्छे से क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द एटीपी। किस लिए यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, ताकि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो सके, एटीपी प्रोड्यूस हो सके, एटीपी प्रोडक्शन हो सके। एटीपी क्या है, एनर्जी के लिए जरूरी है, सम पता है ना, भी एटीपी का यूज हमने पहले भी देखा है, ठीक है। एटीपी की प्रोडक्शन हो सके, और जब एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो इस टाइप की मसल्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की मसल्स को हम कहते हैं एरोबिक मसल्स। दैट मींस वहां पर क्या होगा, एरोबिकली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लाइकोजन का, ठीक है, क्लियर है। एरोबिक क्या होती है पता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनेरोबिक जो हमारी रेस्पिरेशन या फिर एनेरोबिकली जब भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा है हमारा व्हाइट फाइबर्स। अब व्हाइट फाइबर क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर के अंदर भी मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बट वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब जब मायोग्लोबिन बहुत कम, जिन मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उनको क्या कहेंगे, हम व्हाइट फाइबर कहेंगे। क्योंकि जब मायोग्लोबिन बहुत कम है, तो उनका कलर कैसा हो जाता है, या तो व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल व्हाइटिश सा, या फिर पेल सा कलर नजर आता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, व्हाइट फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। व्हाइट फाइबर क्या अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है रेड फाइबर्स का। दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया वेरी फ्यू नंबर्स में प्रेजेंट, इसमें क्या थे, प्लेंटी थे, बहुत ज्यादा थे, ठीक है, भरपूर मात्रा में थे। बट व्हाइट फाइबर्स के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत वेरी फ्यू अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज वहां पर। यहां पर लिखा भी है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आज वेरी फ्यू इन देम, बट अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी हाई। बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, वो पिछली वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का, व्हाइट फाइबर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होगा, बट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इस वजह से जो ये व्हाइट फाइबर्स है या फिर व्हाइट फाइबर्स वाली मसल्स है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे। दैट मींस यहां पर क्या होगा, एनारोबिकली ग्लाइकोजन की क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी बनेगी, ठीक है, क्लियर है। इस सब को क्या है, एक बार नोट डाउन कर लो। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसमें पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आगे करते हैं।